हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 4। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग जानेंगे कि जो अम्ल है वह धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ओके, आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझे। ओके, तो चलिए हम इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 4। ओके, तो चलिए इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि जो अम्ल है वह धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं। ओके, एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लें। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लें। कार्बोनेट लेते हैं अर्थात सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। ओके, तो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। अब इस परख नली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थिसिल फनल द्वारा डालें। चित्र 3, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि थिसिल फनल थिसिल कीप है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसी के द्वारा क्या है, थिसिल फनल के द्वारा हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात ACl हम लोग को क्या करते हैं, इसके सहायता से डालते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर उपस्थित है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। ओके, तो और इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वह ACl होता है। ओके, क्या कोई परिवर्तन दिखाया दिया, तो हाँ इसमें परिवर्तन दिखाया दिया है। क्या परिवर्तन दिखाया दिया, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता था, जो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, क्षार, और ACl क्या होता है, अम्ल। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। ओके, तो क्या परिवर्तन दिखाया गया। ओके, तो इन दोनों की क्रिया के पश्चात क्या बनता है, तो लवण का निर्माण करता है, जल का निर्माण करते हैं, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ओके, निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निकलने वाले जो गैस अर्थात इस अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाली गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका परीक्षण हम लोग किस तरह से करेंगे। ओके, तो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका परीक्षण हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलीन चूने का पानी के द्वारा करेंगे। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो इस क्रिया के पश्चात जो निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो क्या है, वह निकास नली के द्वारा इस परख नली में आता है। यहाँ पर इस परख नली में क्या रखते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलीन चूने का पानी रखते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से जो चूने का पानी है वह दूधिया हो जाता था। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो निकलने वाले जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, इसके अलावा हम लोग इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो निकलने वाला जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, तो यहाँ पर जो निकलने वाला गैस है क्या है, उसको एक परख नली में रख के क्या है, हम लोग जलते हुए तीली की माचिस को क्या है उस परख नली के पास रखेंगे, तो जो जलती हुए माचिस की तीली है वो क्या होता है, बुझ जाता था। इस प्रकार से भी स्पष्ट होता है कि जो निकलने वाले जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही क्या होता है, जो जलती हुई माचिस की तीली है वह बुझ जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वह आग को बुझा देता है। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक माचिस का तीली लिया है। ओके, अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली है। ओके, तो अब इसके समक्ष यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे तो क्या होता है, वह बुझ जाता है। ओके, तो जैसे कि पहले ही बुझ गया। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको बुझाते हैं। जैसे कि हम लोग इसको बुझाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बुझ गया। उसको इसमें क्या हम लोग फूंक मारते हैं तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर से जो निकलने वाली जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता था। इस प्रकार से हम लोगों को स्पष्ट होता है कि जो निकलने वाले जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा।
यही क्रियाकलाप अब आप सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर दोहराए। ओके, तो अब ठीक इसी अभिक्रिया को क्या हम लोग सोडियम कार्बोनेट के लिए किए थे, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लेकर क्या है इसी अभिक्रिया को दर्शाते हैं। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वह NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो जितने भी जो धातु कार्बोनेट या फिर जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। ओके, उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण निम्नानुसार है। ओके, तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि पहले लिए थे सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट किसके साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो 2NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण का निर्माण करता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है अर्थात वाटर H2O, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ओके, ठीक इसी प्रकार जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वह क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है एवं वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एस का तात्पर्य क्या होता है, ए से होता है सॉलिड। क्या होता है, ए से तात्पर्य होता है सॉलिड, सॉलिड से तात्पर्य क्या होता है, ठोस होता है। EQ से तात्पर्य क्या होता है, एक्वस होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, EQ से तात्पर्य क्या होता है, एक्वस अर्थात EQUEOUS एक्वस अर्थात जलीय विलयन। और यहाँ पर जैसे कि एल प्रदर्शित है, एल से तात्पर्य क्या होता है, लिक्विड, LIQUID लिक्विड अर्थात जलीय। अमीन या आप लोग तरल भी अर्थात द्रव भी कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग क्या करते हैं, इसका टुकड़े लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, जो कि आपस में अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है जो कि जलीय फॉर्म में होता है। ओके, EQ मतलब एक्वस अर्थात जलीय फॉर्म में होता है, और जो वाटर होता है वो द्रव फॉर्म में होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वह सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाता है एवं वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है द्रव फॉर्म में, साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो इसके साथ ही आप लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि इस समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करें। ओके, तो संतुलित करने के लिए जस्ट आप लोग इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसको देखना, जैसे कि यहाँ पर कितने अणु, जैसे कि यहाँ पर सोडियम के 2 अणु है, CO3 यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है 3 अणु। ओके, तो ये ठीक इसी प्रकार से इसको एडजस्ट करते हैं तो इस प्रकार से बनता है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 2Na, यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर Cl, प्लस यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होता है H2, यहाँ पर बचा क्या ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो H2O, प्लस क्या बचा C और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल CO2। अर्थात इस प्रकार से आप लोग क्या है दोनों ओर को देखकर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ताकि आप लोगों का जो समीकरण रहेगा वह क्या है ठीक रहेगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। ठीक इसी प्रकार हम लोग सेकंड समीकरण की बात करें जिसमें हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या केवल एक ही मॉलिक्यूल लिए थे। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, NaCl मिलकर क्या बनाता है, लवण का निर्माण करता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अर्थात 2 हाइड्रोजन क्या है, 2 अमीन हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से क्रिया करके H2O वाटर बनाता है, साथ ही यहाँ पर बचा के कार्बन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु अर्थात CO2। अर्थात इस प्रकार से यह क्या है उत्पाद बनाता है अर्थात सोडियम क्लोराइड, वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आप लोगों को समीकरण अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग क्या समीकरण को इस प्रकार से संतुलित भी कर सकते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। ओके, तो जितने भी जो कार्बोनेट होता है जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, जो धात्विक कार्बोनेट होगा, ठीक इसी प्रकार जो धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण अर्थात साथ के लवण अर्थात एक साथ लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। ओके,
इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ओके, जो कि धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल क्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं। चित्र 3 अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, जैसे कि यहाँ पर एक परख नली है। ओके, तो ये सोडियम कार्बोनेट या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो निकलने वाले जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, या परख नली कार्क स्टैन या थीसिल कीप है, या निकास नली परख नली एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन या चूने का पानी। तो आई होप आप लोगों को आप लोगों को इस अभिक्रिया के बारे में समझ आया होगा कि जो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वह अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो क्षारक होता है वह अधातु ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ओके, कार्बन, सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करता है। ओके, तो अधातु जैसे कि कार्बन हो गया और सल्फर हो गया, ये क्या करता है, वह अधातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके, तो जैसे कि इसका समीकरण के द्वारा समझे तो जैसे कि कार्बन किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करता है तो CO2 बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन सल्फर आदि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्षारक इन अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ओके, तो जो क्षारक होते क्या करता है, वह इन अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे कि अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है, वह क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल प्रदर्शित है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, वह क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है Na2SO3 अर्थात सोडियम सल्फाइड, साथ ही जल का निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो इक्वेशन प्रदर्शित है अर्थात समीकरण दर्शाया गया जैसे कि HO2 + 2NaOH। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स है, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अर्थात 2 2 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अर्थात टोटल 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग सल्फर का देखें तो सल्फर केवल एक ही प्रदर्शित है, तो इस प्रकार से सल्फर एक ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 प्रदर्शित है अर्थात 2 मॉलिक्यूल तो H2O। तो इस प्रकार से जो समीकरण है वह संतुलित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।